नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हम लोग का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसका 1 शॉट में कंप्लीट रिवीजन। यदि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं तो भी आपके लिए सही वीडियो है, क्योंकि आपका इसी बहाने एक तरह से कल रिवीजन हो जाएगा। और नहीं पढ़े हैं तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा ये थ्योरी क्लास होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। बस आपको केवल देखने की जरूरत है, ठीक है ना। केवल इसको एक बार ध्यान से देखिए, एक ही बार में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी बोर्ड पेपर 2024 देने वाले हैं, वो आप उत्तर प्रदेश बोर्ड का या बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, किस राजस्थान बोर्ड हो, किसी बोर्ड का आप पेपर देने वाले हैं, तो एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है फिजिक्स में आता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेडिंग नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो 1 शॉट रिवीजन शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। आइए देखते हैं। तो इसकी थ्योरी क्लास है और उसको ध्यान से देखिएगा, जो भी उदाहरण और एग्जाम्पल हम बताएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है। जब किसी भी विषय वस्तु का या किसी बिंदु का यदि हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसकी भूमिका के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए बहुत बेहतरीन होना चाहिए। नहीं, इस चैप्टर के बारे में आपको खूब बढ़िया तरीके से जानना है कि प्रकाश किसे कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ध्यान दीजिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि प्रकाश है क्या, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रकाश क्या है। तो देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, पूरे सिस्टम में प्रकाश का सबसे यानी पूरे हमारे संसार में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत तो क्या है? सूर्य। प्रकाश, सबसे पहले इसका उत्तर यह है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार का ऊर्जा है। देखिए, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे ऐसे कार्य जो होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हमको दृष्टि ज्ञान प्राप्त होता है, यानी हम किसी वस्तु को देखते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ये भी है। बहुत ऐसे बहुत क्या कपड़ा सुखाया जाता है प्रकाश की सहायता से। सोलर पैनल के माध्यम से बैटरी चार्ज किया जाता है। प्रकाश की सहायता से हमें विटामिन डी मिलता है। बहुत सारे कार्य प्रकाश से किए जाते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब भी हम प्रकाश का परिभाषा देते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें दृष्टि ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाए या विटामिन डी मिलना हो जाए या कपड़ा सुखाना हो जाए या जो भी है तमाम प्रक्रियाएं प्रकाश से हम लोग करते हैं, तो इन सभी क्रियाओं में जो महत्वपूर्ण क्रिया है वो है दृष्टि ज्ञान, यानी किसी वस्तु को देखना। अच्छा बताइए, यदि आपको दिखाइए नहीं देगा तो और कौन सा काम करेंगे? या मान लीजिए कि सब कुछ हो और दिखाई ही ना दे तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए कहा जाता है, परिभाषा आप ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें दृष्टि ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब कभी भी आप फोकस किए हैं, जैसे यहाँ पर इंक आप लोग को दिखाई दे रहा कि हम ब्लू इंक से यहाँ लिख रहे हैं। कभी आपने कल्पना किया है कि ये रंग हमको क्यों दिखाई देते हैं? तो देखिए, होता क्या है आप लोग को मालूम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक वस्तु मान रहे हैं, है तो ब्लू ये, लेकिन हम मान रहे हैं कि एक वस्तु है जो लाल कलर की है। ध्यान से समझिएगा, एक वस्तु है जो लाल कलर की है, ठीक है ना। सॉरी, अब ये लाल कलर की हमको क्यों दिखाई देती है, ठीक है ना। देखिए, प्रकाश की जो भी किरण इस पर आती है, इसमें दुनिया का कोई ऐसा रंग नहीं है जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित ना हो। दुनिया का हर एक रंग सूर्य के प्रकाश में उपस्थित है। यदि वह रंग नहीं होता तो सोच लीजिए वो कलर आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो ये सब रंग जो है सूर्य के प्रकाश में मौजूद है। अब देखिए, हम बोले हैं कि ये जो वस्तु हम माने हैं, कल्पना किए हैं, है नीला, तो नीले मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए, दुनिया का प्रत्येक रंग इसमें है। अब देखिए, लाल रंग का भी तो प्रकाश होगा इसमें। तो देखिए, बाकी सभी रंगों को, जो लाल रंग को छोड़ करके बाकी सभी रंग की किरणों को ये जो वस्तु है जो लाल रंग की दिखाई दे रही है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। लेकिन इसमें ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इसमें जो लाल रंग की किरण होती है उसको अवशोषित नहीं कर पाता है, और यही लाल रंग की किरण को परावर्तित कराता है। और जब ये हमारी आंख पर पड़ता है तो ये वस्तु जो है हमको कैसी दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। ये होता है लॉजिक, किसी वस्तु को किसी कलर का देखना, ठीक है ना। तो इसके कारण कोई वस्तु जो है हम लोग को लाल या पीला या नीला दिखाई देती है, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रकाश की प्रकृति।
प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें दृश्य ज्ञान प्राप्त होता है, या कहा जाता है कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है ना। चलते हैं उसके बाद प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ बेसिक पॉइंट आइए देखते हैं। तो प्रकाश से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर और प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं के अलग अलग प्रकार बनाए जाते हैं। ठीक है ना। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं का अलग प्रकार होता है और प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु का अलग प्रकार होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है। ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी इस वीडियो को यदि अंत तक देख लेते हैं, देखिए बिना स्किप किए हुए, आपको भगा करके वीडियो नहीं देखना है। ठीक है ना। बिना स्किप किए हुए यदि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट रूप से आपके माइंड में छप जाएगा। और उसके बाद वीडियो को लास्ट तक देख करके उसके बाद कमेंट करिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है ना। तो देखिए, प्रकाश का उत्सर्जन यानी प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर हम वस्तुओं के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु का प्रकार। ठीक है ना। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु का प्रकार। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर उत्सर्जन होता क्या है। देखिए, उत्सर्जन का मतलब होता है कि प्रकाश का किसी भी प्रकाश के स्रोत से निकलना। उत्सर्जन शब्द का ही अर्थ होता है निकलना। ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ लाइट लगा है तो इससे प्रकाश क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है ना। सूर्य से प्रकाश ये उत्सर्जित होता है। ठीक है ना। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो प्रकार की होती है, याद रखिए। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, देखिए कहीं कहीं इसे प्रदीप्त अप्रदीप्त लिखेगा, कहीं कहीं इसे दीप्त अदीप्त लिखेगा, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, प्रदीप्त किसे कहते हैं आप ही बताइए। पूरे अगर ये आप दैनिक जीवन में जितना सारा वस्तु देखते हैं, यदि उन सभी वस्तुओं को आप रखते हैं पास में और छांटना शुरू करिए कि उत्सर्जन के आधार पर ये वस्तु प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है। अब बताइए, मार्कर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यदि इसको अंधेरे में रख दिया जाए, इसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि इस स्वतः प्रकाश का ये उत्सर्जन करेगा, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। तो ये जब अपना प्रकाश नहीं है तो इसको हम अप्रदीप्त की श्रेणी में रखते हैं। प्रदीप्त की श्रेणी में किसे रखा जाता है? जिसके पास अपना प्रकाश होता है, जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसे हम प्रदीप्त की श्रेणी में रखते हैं। जैसे सूर्य क्या है? तो प्रदीप्त वस्तु है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह जगते हैं और जाते हैं उसको बटन ऑन करने या उसको जलाने जाते हैं कि चलिए प्रकाश दीजिए अब सुबह हो गया है, ऐसा तो है नहीं भाई। वो अपने से प्रकाश हो, उसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, अपार ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा विकिरण ऊर्जा के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर आती है। तो सूर्य जो है प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। उसी प्रकार चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है नहीं, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और तब जाकर हमको प्रकाश देता है। तो चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि जो विद्युत बल्ब है वह प्रदीप्त की श्रेणी में रखा जाएगा कि अप्रदीप्त की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं और मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु दो प्रकार के, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। आगे चलते हैं, प्रकाश का गमन। तो प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु तीन प्रकार की होती है, याद रखिए। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। अच्छा बताइए, गमन का मतलब क्या होता है? गमन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अच्छा बताइए, प्रकाश जाता है कि नहीं जाता है? टार्च और चलाते होंगे या प्रकाश जो भी फैल रहा है या फैलता है तो आप लोग देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ प्रकाश का स्रोत है तो वहीं से प्रकाश निकला और वहीं पर ब्रेक लगा दिया, ऐसा तो है नहीं। प्रकाश चलता है, यदि नहीं चलता तो प्रकाश की चाल नहीं होती। अगर जब नहीं चलता प्रकाश, आप बताइए, तो सूर्य उतना दूर है, ठीक है ना, अब वहां से यहाँ तक प्रकाश चला रहा है, इसका मतलब प्रकाश के पास अपनी चाल है, प्रकाश चलता है। तो प्रकाश के चलने के आधार पर यानी प्रकाश के संचरण के आधार पर वस्तु का तीन प्रकार बनाया गया, ठीक है ना। पहला होता है पारदर्शी, बहुत सिंपल है। दूसरा होता है अपारदर्शी और तीसरा होता है पारभासी, ठीक है ना। पहला क्या होता है? पारदर्शी या पारदर्शक बोलते हैं इसको, पारदर्शी या पारदर्शक। दूसरा होता है अपारदर्शी या अपारदर्शक और तीसरा होता है पारभासी या पारभाषक। अब पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये बहुत सिंपल परिभाषा होता है। कहने को तो इसका दो तरीके से परिभाषा भी दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ हवा है, कैमरे और हमारे सामने यहाँ हवा है और मैं कैमरे को आसानी से देख रहा हूँ। इसका मतलब कि जब मैं देख ले रहा हूँ, इसका मतलब प्रकाश भी यहाँ से अगर जाए फोकस कराया जाए तो प्रकाश भी वहां चला जाएगा। तो ये जो माध्यम हवा है, ये कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो ऐसे परिभाषा नहीं दिया जाता,
कभी भूल करके ये इतना हल्का परिभाषा देने का प्रयास मत करिएगा। देखिए कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए 3 प्रकार की वस्तु हो गई, ये प्रकाश के गमन के आधार पर तीनों का हम लोग यहाँ फिगर बना लिए हैं। अब पारदर्शी उसे कहेंगे जिसमें से प्रकाश की किरण एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जाती है। पारदर्शी उसे बोलेंगे जिसमें से प्रकाश की किरण एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जाती है। अपारदर्शी उसे बोलेंगे, अपारदर्शी यानी जो पारदर्शी नहीं हो, यानी प्रकाश की किरण जो है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में नहीं जा पाती है। और पारभासी उसे बोलते हैं जिसमें प्रकाश की कुछ किरणें उस पार तो जाती है लेकिन कुछ किरणें जाती नहीं है। इसमें हल्का हल्का हम धुंधला, जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, हल्का कागज हो गया या कपड़ा हो गया, तो बहुत सारे ये पारभासी के एग्जाम्पल हैं। अपारदर्शी जैसे ये दीवार, व्हाइट बोर्ड हो गया, उसके बाद आपका कोई भी टीन हो गया, लोहा हो गया, ये सब अपारदर्शी में आएंगे, यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। पारदर्शी में बिना पालिश किया हुआ कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया, हवा हो गया, ये दुनिया भर का चीज है, सब पारदर्शी में आता है। अपारदर्शी में जिसके आर पार नहीं देखेंगे, यानी प्रकाश एक पक्ष से दूसरे पक्ष में नहीं जाता है, उसे अपारदर्शी। और पारभासी जिसमें प्रकाश की कुछ किरणें एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जाती है और कुछ नहीं जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हम लोग का, आइए देखते हैं। यदि आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखते देखते तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये जो थ्योरी क्लास है कैसा लग रहा है। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद इसमें किरण पढ़ना है, किरण पुंज पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसलिए उस टॉपिक को हम स्किप कर रहे हैं। आगे चल रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए परावर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है? परावर्तन शब्द का अर्थ होता है, जैसे बचपन में या कभी भी आप ऐसा हरकत जरूर किए होंगे, शीशा चमकाने वाली जो घटना है वही परावर्तन है। तो ऐसा नहीं बोर्ड के पेपर में आएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो लिख देंगे कि शीशा चमकाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये भूल करके भी गलती मत ऐसा कीजिएगा और ना ही ऐसा लिखिएगा। प्रकाश का परावर्तन का एक लीगल परिभाषा होता है, देखिए कैसे देते हैं। देखिए परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले परावर्तन के लिए होना चाहिए एक परावर्तक तल। ये हम एक तल ले लिए हैं, ये परावर्तक तल हो गया। ठीक है ना, एक परावर्तक तल हो गया। अब एक प्रकाश किरण यहाँ से आई, पुनः टकराई और फिर उसी माध्यम में लौट कर चली गई। एक हो गया परावर्तक तल जिस पर परावर्तन की क्रिया हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा तल? परावर्तक तल। तो कहा जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल तल पर टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः पहले ही माध्यम लौट कर चली जाती है, माने जिधर से आ रही है उधर चली जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल तल पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह पुनः पहले ही माध्यम में लौटकर चली जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ये तो हो गया परावर्तक तल आपका, ये किरण आ रही है। ठीक है ना। तो संस्कृत में एक शब्द सुने होंगे पतित। पतित शब्द का मतलब क्या होता है? गिरना। इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण हो। ये जो किरण यहाँ से टकरा कर वापस जा रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी परावर्तन के पश्चात ये किरण जा रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और दोनों के बीच में ये जो लंब खींचा जाता है, काल्पनिक लंब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये हो गया आपका अभिलंब। ये क्या होता है आपका? अभिलंब। ठीक है ना। तो ये परावर्तन में पूरा आपको जब भी परावर्तन का परिभाषा पूछेगा आपसे तो परावर्तन का परिभाषा के साथ साथ आपको फिगर भी बनाना जरूरी है। ठीक है ना। तो फिगर बनाइएगा आप लोग। ठीक है ना। ये हो गया परावर्तक तल, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। देखिए होता क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण कहलाता है आपतन कोण, इसे आई से इंडिकेट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण कहलाता है परावर्तन कोण, इसे आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। कोण आई क्या है? ये है आपतन कोण, ये हो गया आपका आपतन कोण। और कोण आर क्या है आपका? तो ये है आपका परावर्तन कोण, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। अब देखिए तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। एक बार इसका परिभाषा बता रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः पहले ही माध्यम में लौटकर चली जाती है। ये जो किरण आती है समतल तल पर टकरा रही है, यही परावर्तक तल पर जो टकरा रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण। टकराने के बाद जो जा रही है परावर्तित किरण। दोनों के बीच में खींचा गया काल्पनिक लंब अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण होता है। ये सारा चीज है प्रकाश के परावर्तन में। अब परावर्तन का नियम, मस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए।
हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए कई बार ये पूछा गया है परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, परिवर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, अति लघुत्तरीय पूछ देता है, ठीक है ना। तो परिवर्तन के याद रखिएगा 2 नियम होते हैं, कौन कौन से। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये होता है कि जितना आपतन कोण होगा ना उतना ही परावर्तन कोण होगा, ठीक है ना। यानी ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए गेंद का प्रयोग आप लोग किए होंगे, जिस एंगल पर आप थ्रो करेंगे उसी एंगल पे हो जाता है। अगर जो 90 डिग्री पे गिराएंगे तो सीधे 98 डिग्री पे आता है, लेकिन पृष्ठ की भी बात होनी है, पृष्ठ की भी प्रकृति होनी चाहिए वैसे, ठीक है ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये परिवर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका 2 नियम होते हैं परिवर्तन के, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हम लोग का गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित परिभाषा भी पूछा जाता है, प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछी जाती है। तो बहुत गोलीय दर्पण सिंपल में तुम मतलब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि एक हेडिंग है, लेकिन गोलीय दर्पण से संबंधित बहुत सारा टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हम लोग का गोलीय दर्पण। आइए देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए तो गोलीय दर्पण क्या होता है समझिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, उसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अच्छा ये बताइए, दर्पण तो जानते हैं हम कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का आप लोग यूज भी किए होंगे। दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी कांच के एक साइड में पॉलिश